देखिए आपका रेगुलेशन पहले शुरू किया गया था कल। और रेगुलेशन में आपका जो पैरा पढ़ाया जा रहा था वह आपका 49 पढ़ाया जा रहा था। यानी कि फिर एक बार देखिए आपका इधर का जो पैरा है। आप अध्याय 5 हम लोग शुरू किए थे सब इंस्पेक्टर तथा सिविल पुलिस के जो सबऑर्डिनेट अफसर है, यानी कि अधीनस्थ अधिकारी। फिर एक बार भाई बता दिया जाए, जो पैरा से क्वेश्चन 7 या 8 बनते हैं, वैसे आपका जो मेन मेन पैरा है उसी से अब तक क्वेश्चन बने हैं। एक दो जो क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि पैरा से आपका 5 क्वेश्चन तो जो मेन मेन पैरा हम पढ़ाते हैं उससे बनेगा, और एक या दो क्वेश्चन बाहर जाता है। अब एक दो क्वेश्चन के लिए ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, तो प्रयास करिए कि अगर न आए भाई सातों क्वेश्चन तो सातों न मारिए, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है और आप 5 ही मार कर बंद कर दीजिए। लेकिन प्रयास ये करिए कि जो सेक्शन से आपका 7 या 8 क्वेश्चन बनते हैं वे गलत न हो। यानी कि सेक्शन अच्छे से केस सहित याद रखिए। पैरा थोड़ा कम भी याद रहेगा तो एक दो क्वेश्चन तो निश्चित आपका मान के चलिए छोड़ना पड़ेगा न आए तो प्रयास करिए कि 7 में से कम 5 क्वेश्चन छूटे ना। देखिए आपका पैरा आपका यानी कि आईपीसी से भी ज़्यादा आपका पैरा है, और आईपीसी में 35 क्वेश्चन और इसमें केवल कितना क्वेश्चन 7। तो देखिए आपका पैरा 43 बताया जा रहा था, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के दायित्व क्या है। तो जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होता है वह थाने का मुखिया होता है। थाने में जितने कार्य होते हैं उसके लिए वह जिम्मेदार होता है। ये भी याद रखिए, थाने के जो पुलिस वाले हैं अपने कर्तव्यों का, ड्यूटी का सही ढंग से पालन करें। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? थाना प्रभारी की, या थानाध्यक्ष की कहिए, या थाने के भार साधक अधिकारी की। इसके आपका 44 पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के कर्तव्य तथा व्यवहार। कर्तव्य उचित होना चाहिए कि अनुचित, यानी कि लोगों से वह मित्रतापूर्ण बात करे कि गाली देकर बात करे। मित्रतापूर्ण बात करे लेकिन सीधे इसका क्या होता है, उल्टा होता है। आइए 45 गोपनीय नोटबुक रखना। एक गोपनीय नोटबुक रखे जिसमें कि जो थाने के पुलिस वाले हैं उनके बारे में वह सूचनाएं दर्ज करे। कौन घूसखोर है, कौन बदमाशी कर रहा है, किसका आचरण अच्छा है, किसका आचरण बुरा है। एक डायरी में थानाध्यक्ष क्या करेंगे, आपका नोट करेंगे। ये भी कम पूछा जाता है। इसके बाद आपका थाने में उपस्थित रहने का कर्तव्य 48 में है। 49 आपका बताया जा रहा था, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सतर्क रहना है। जब भी 49 पढ़िए तो सीआरपीसी की जोड़ लीजिए, तो एक सेक्शन वहाँ सीआरपीसी का जोड़ेंगे 2O। यानी कि जब भी आप पैरा 49 पढ़िए तो सीआरपीसी की एक धारा 2O जोड़कर पढ़िएगा। 2O में थाने का भार साधक अधिकारी या थाना प्रभारी परिभाषित किया गया है। थाना प्रभारी कौन होगा? तो अगर थाना प्रभारी नहीं है तो कांस्टेबल के ऊपर का जो पुलिस अधिकारी होगा, वरिष्ठ जो होगा, वही थाना प्रभारी माना जाएगा। यानी कि अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो जो कांस्टेबल हैं वह थाना प्रभारी नहीं हो सकता, यानी कि थाने का भार साधक अधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में पैरा 49 के तहत आपका कुछ दशाओं में जो कांस्टेबल हैं वह भी थाना प्रभारी माना जा सकता है। ये समस्या तब आती है जब सीआरपीसी की धारा 154
और 155 के तहत सूचना दी जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में सूचना 154 सीआरपीसी के तहत वह भी थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में 155 सीआरपीसी के तहत सूचना वह भी थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी। तो बताइए, अगर कोई व्यक्ति थाने का भार साधक अधिकारी नहीं है, क्वेश्चन बनाइए, उसको आपने सूचना दी, वह सूचना को लिख लिया, तो क्या इसे एफआईआर माना जाएगा कि नहीं, एनसीआर माना जाएगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि सतर्क रहना है। सूचना किसको देनी है? थाने के भार साधक अधिकारी। अब उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, 49 पैरा देखिए, हेड कांस्टेबल इत्यादि भी कुछ दशाओं में थानेदार का कार्य कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भाई आपका नियम थोड़ा अलग है सीआरपीसी के अलावा। अब 49 देखिए, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी पद की परिभाषा के लिए सीआरपीसी की धारा 2 स्थानीय शासन ने उपस्थित वरिष्ठ साक्षर कांस्टेबल को इस धारा के अंतर्गत थाने का चार्ज ग्रहण करने के लिए सशक्त किया है। जब कांस्टेबल के दर्जे के ऊपर का अधिकारी थाने में उपस्थित न हो, किंतु वह अन्वेषण नहीं कर सकता, विवेचना नहीं कर सकता। इसका मतलब कि अगर थानेदार, उप थानेदार, कोई वरिष्ठ अधिकारी थाने में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के मामले में जो हेड कांस्टेबल होगा साक्षर पढ़ा लिखा, वह थाना प्रभारी माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश का मामला हो, थाने पर थानेदार इत्यादि वरिष्ठ अधिकारी न हो, हेड कांस्टेबल हो, आपने उसको संज्ञेय अपराध की सूचना दी, वह 154 में वह सूचना लिख लेता है, तो यह सही माना जाएगा और इसे एफआईआर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि थाने का भार साधक अधिकारी वह हो सकता यूपी में, भले सीआरपीसी के तहत न हो। तो आपका स्पेशल नियम बनाया गया है, लेकिन क्या नहीं कर सकता? अपवादिक दशाओं को छोड़कर साक्ष्य एकत्र करने का कार्य या अन्वेषण का कार्य नहीं कर सकता। भाई सतर्क रहिएगा, क्वेश्चन ये आता है। इसके बाद थानाध्यक्ष का स्थान परिवर्तन होने पर कर्तव्य। तो परिवर्तन हो जाए तो भाई दूसरे थानेदार को क्या किया जाए? चार्ज दे दिया जाए, और क्या किया जाए। इसके बाद आपका सब इंस्पेक्टर आ जाइए, उप निरीक्षक आ जाइए, तो पुलिस थाने के द्वितीय अधिकारी के कर्तव्य। तो द्वितीय अधिकारी 51 में आ जाइए, कौन हो है? आपका सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक हिंदी में कहते हैं। ये इंस्पेक्टर से थोड़ा होता है, इंस्पेक्टर के अंडर में काम करता है, और इसका आपका कर्तव्य कहाँ दिया गया है? 51 में। तो भाई प्रातःकालीन परेड कराए, इसके बाद भार साधक अधिकारी निर्देशों के अनुसार अपने अधीनस्थों की ड्यूटी के लिए कहे, इत्यादि। ये भी कम पूछा जाता है। इसके बाद आपका थाने का हेड मुहर्रीर होता है। एक लाइन बस याद रखिए, 55 में इधर भी कम क्वेश्चन बनता है। हेड मुहर्रीर का मतलब ये हुआ कि जो आपका सब कुछ लिखता पढ़ता है। तो थाने में जाइए तो एक हेड मुहर्रीर रहते हैं, हमेशा रजिस्टर पर पेन क्या करेंगे? चलाते रहेंगे। तो साक्षर होना चाहिए कि निरीक्षर? निरक्षर, साक्षर। इसके बाद आपका अन्वेषण हेड कांस्टेबल 57 छोड़ देना है। चौकी प्रभारी 58 भी कम पूछा जाता है। इसके बाद आरक्षी इधर छोड़ दीजिए, इधर कम चांस रहता है आपका। फिर आ जाइए आर्म्स फोर्स्ड, यानी कि अध्याय 6 देखिए, इधर से कम क्वेश्चन बनता है, छोड़ दीजिएगा 4-5 पैरा। आपका अध्याय 6 आइए, सशस्त्र पुलिस, यानी कि हथियार वाली पुलिस, ना तो लिख लीजिए सशस्त्र पुलिस यानी कि हथियार वाली पुलिस। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है,
कि सशस्त्र पुलिस के बारे में प्रावधान किस अध्याय में है, तो अध्याय 65 में है। दूसरा क्वेश्चन, किस पैरा से लेकर किस पैरा तक है, तो 65 से लेकर और 72, ये याद रखना अध्याय। सशस्त्र पुलिस आपका जो पूछा गया है मुख्य रूप से, अब आपका जो याद करना है वह ड्यूटी या कर्तव्य से भी एक क्वेश्चन बनता है। जैसे कि जो कर्तव्य से इधर क्वेश्चन बनते हैं वह बनते हैं कि सिविल पुलिस का कर्तव्य बताइए, सशस्त्र पुलिस का कर्तव्य बताइए, घुड़सवार पुलिस का कर्तव्य बताइए। तो जो पिछली बार आपका बना है घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य किस पैरा में दिए गए हैं, तो अभी इसके बाद आएगा। लेकिन आपका पूछे कि जो आर्म्स फोर्स्ड हैं, जो सशस्त्र पुलिस बल है, जो हथियार वाली पुलिस बल है, उसका कर्तव्य कहाँ दिया गया है, तो पैरा 65 अंडरलाइन करिए। जो पैरा कहा जाए महत्वपूर्ण है, कम से कम उसको क्या करना है, अंडरलाइन। इधर जो आपका पैरा महत्वपूर्ण बनता है, एक तो 65 याद रखना है और दूसरा पैरा 70, क्योंकि बल का प्रयोग को शासित करने वाले जो सिद्धांत हैं पूछा गया है वह किस पैरा में दिए गए हैं, तो 70 में। तो देखिए अब एक एक करके आपका 3-4 पैरा इधर तैयार करना पड़ेगा। पहले 65 देखा जाए, सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य क्या हैं, ड्यूटी क्या है जो हथियार लिए रहती है पुलिस, तो सशस्त्र पुलिस खजानों की रक्षा करेगी। यानी कि अब तो खजाना कहाँ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन ट्रेजरी ओजरी या खजाना जहाँ जाता है उसकी क्या करे, तो पहले जाता था ट्रेन से, और ट्रेन से खजाना जाता था और बीच में ही कभी काल क्या किया जाता था, लूट लिया जाता था। तो सुरक्षा करने का कर्तव्य किसका है, खजाने के पेटियों का, सशस्त्र पुलिस का। इसके बाद तहसीलों और हवालात की रक्षा करे, यानी कि तहसील में इन्हें रखा जाए, हवालात यानी कि जेल में इन्हें रखा जाए, जेल की ये सुरक्षा करे कि कैदी वैदी न भागें। तिजोरी, बंदियों और सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए, या आयुधागार यानी कि आपका जहां हथियार रखे जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, तथा पुलिस गारद आवास गृह की सेवा के लिए, और अव्यवस्था और हिंसा के अपराध को दबाने और रोकने के लिए, यानी कि आपका डिस्टरबेंस पैदा हो गया वहां लगा दिया जाए, किसी इलाके में हिंसा हो गई तो उसको दबाने के लिए सशस्त्र पुलिस को लगा दिया जाए, तथा खतरनाक अपराधियों का, यानी कि जो आपका दुर्दांत अपराधी हैं उनका पीछा ये पुलिस करे हथियार वाली, और उनको क्या करे, पकड़े। ये किसका कर्तव्य है, तो ये आपका सशस्त्र पुलिस का। आ सकता है एक लाइन की अंडरलाइन, फिर हम बता रहे हैं कि ये रही है कि सशस्त्र पुलिस के कर्तव्यों का उल्लेख किस पैरा में, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है। तो कम से कम याद रखिए किस में है आपका, तो आपका पैरा 65। इसके बाद आ जाए 66, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य क्या हैं, तो ये छोड़ दीजिए। इसके बाद प्रधान आरक्षी सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य क्या है, 67, ये भी छोड़ देंगे। इसके बाद जो पूछा जाता है 68, यानी कि 65 के बाद आप जो पैरा पढ़ेंगे कंपटीशन के लिए वह 68 पैरा होगा। दंगा या बलवा के अवसर पर मजिस्ट्रेट का कर्तव्य, तो पहले तो एफरे या दंगा पढ़िए, फिर आपका राइट या बलवा पढ़िए, उस समय कार्यपालक मजिस्ट्रेट का क्या कर्तव्य होगा, और आपका दंगा या बलवा को दबाने के लिए सीआरपीसी में क्या प्रावधान किया गया है वह भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। यहाँ आईपीसी में भी जाना पड़ेगा,
तो पहले दोनों शब्दों को समझिए। एफरे या जो दंगा शब्द है, दंगे की परिभाषा आपका आईपीसी की धारा 159 में दी गई है। याद रखिए, कौन सी धारा? 159 आईपीसी। अब दंगा के आवश्यक तत्व तैयार रखिए। कौन दंगा का आवश्यक तत्व नहीं है या कौन है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो जब कम से कम दो व्यक्ति लोक स्थान में, तीसरा लड़ाई किए हों और चौथा इस लड़ाई के कारण लोक शांति में विघ्न पड़ा हो, तो कितने आवश्यक तत्व हो गए? व्यक्तियों की संख्या बताइए, कम से कम दंगा में कितना? दंगा लोक स्थान पर होता है कि प्राइवेट? लोक। लड़ाई आवश्यक है कि केवल गाली गलौज आवश्यक है? लड़ाई भी। और आसपास की लोक शांति क्या हुई हो, डिस्टर्ब, तो इसको हम क्या कहते हैं? दंगा। की धारा में 159। अब बलवा आ जाइए। बलवा की परिभाषा बिहार में पूछा भी गया था, चांस है यूपी में भी 146 में दिया गया है। तो बलवा में व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। तो जब विधि विरुद्ध जमाव के मेंबर, यानी कि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर, यानी कि 141 वाले, यानी कि जब आईपीसी की धारा 141 वाले आपका अपने सामान्य उद्देश्य, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट के अनुसरण में या अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं, उनमें से सभी नहीं एक या एक से अधिक, तो उस कार्य को हम क्या कहते हैं? बलवा। और कहाँ परिभाषित किया गया है? 146। रटे रहिए। अब इस दंगा या बलवा से निपटना है, तो निपटने के लिए सीआरपीसी की 2-3 धाराएं सुबह बताई गई। 129 विधि विरुद्ध जमाव इत्यादि को तितर बितर करने का आदेश, नहीं मानते हैं लोग तो सिविल बल का प्रयोग। इसके बाद 130 के तहत किस बल का प्रयोग? सशस्त्र बल का। और आपका दंगा बलवा इत्यादि को दबाने के लिए। तो आपका सशस्त्र बल का प्रयोग करने का आदेश कौन दे सकता है? 130 सुबह बताए गए सीआरपीसी में उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट। फिर याद रखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है कि सशस्त्र बल का प्रयोग करने का आदेश कौन मजिस्ट्रेट दे सकता है? गलत न हो, जो क्या हो वहाँ उपस्थित, सबसे उच्चतम पंक्ति का उपस्थित कार्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कौन सी धारा आप सीआरपीसी कवर करेंगे? 130। फिर आइए बैक होइए, 3-4 क्वेश्चन और आपको बता दिया गया, मैंने जहाँ से पूछा जाता है। मजिस्ट्रेट जो बलवा या दंगा में पुलिस को अनुदेश देने का अवसर पाते हैं, उन्हें चाहिए कि जो पुलिस वाला ऐसे पुलिस के सदस्यों को कमांड करता है, नेतृत्व करता है, उनके माध्यम से आदेश दें। यानी कि एसपी साहब हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं पुलिस वाले हैं, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसके माध्यम से आदेश देना चाहिए? एसपी के माध्यम से। एसपी को निर्देश दें। और एसपी किसको निर्देश दें? पुलिस वालों को, ये कहा गया है। इसके बाद आ जाइए पैरा 69। महत्वपूर्ण जुलूसों और धार्मिक उत्सवों के अवसर पर मुख्यालयों में तैनात सशस्त्र पुलिस के संबंध में दिशा निर्देश आपका 69 भले छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपका पैरा 70 से क्वेश्चन बनता है। पैरा 70 फिर अच्छे से तैयार रखना है। पहला तो हेडिंग ही बन जाता है कि पुलिस द्वारा भीड़ के विरुद्ध बल प्रयोग किए जाने के संबंध में अनुदेश या गाइडलाइंस किस पैरा में दी गई है। कई बार ये भी बना है, अंडरलाइन कर लीजिए कि पुलिस द्वारा भीड़ के विरुद्ध बल का प्रयोग करना है, दंगा बलवा विरुद्ध जमाव को
आपका तितर बितर करना है तो बल का प्रयोग कैसे किया जाएगा, किसके आदेश से किया जाएगा और कितना बल का प्रयोग किया जाएगा, कब जान से मारा जा सकता है बल के प्रयोग में, इत्यादि बातों का उल्लेख किस पैरा में है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। पैरा 70 में दिया गया है। पैरा 70 में आपका 5 क्लाज हैं, यानी कि 5 खंड हैं। कभी काल पांचों खंड अलग अलग भी पूछा जाता है, यानी कि 5 आपका खंड दिया गया है, पांचों खंड अलग अलग पूछा जाता है। तो एक एक खंडों को हम चलते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ सामान्य बातें जानना जरूरी है। सामान्य बातें देखिए, पुलिस जब भी बल का प्रयोग करे तो पहला क्वेश्चन ये आया कि कौन सा वह प्राधिकारी है जो पुलिस को आदेशित कर सकता है कि तुम बल का प्रयोग करो। दूसरा, पहले सिविल बल का प्रयोग होगा कि गोली चलाई जाएगी, सिविल बल का पहले समझाया बुझाया जाएगा, फिर आपका कह सकते हैं कि आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार, फिर लाठी और फिर लास्ट में क्या दागा जाएगा, गोली। अग्नायुद्ध का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। पहले समझाइए और बुझाइए कि आपका जमाव तितर बितर का अपना जमाव कर लीजिए, क्योंकि आपका जो जमाव है वह कैसा जमाव अब हो गया है 141 आईपीसी के तहत, अनलॉफुल। तो अनलॉफुल जमाव हो गया। 5 हैं, 5 खंड, पांचों खंड में याद रखिए कभी काल मिलाने के लिए आता है। पहला खंड है विधिक प्राधिकारी। तो कौन विधिक प्राधिकारी है जो आपका भीड़ के विरुद्ध बल का प्रयोग करने का आदेश दे सकता है। तो आप देख लीजिए सीआरपीसी वाला ही रहेगा। तो बताइए आपका सीआरपीसी की धारा 129 में कौन दे सकता था। तो आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी। तो पुलिस अधिकारी कहाँ तक होना चाहिए। तो आपका इंस्पेक्टर या उसके ऊपर का रैंक का, अगर इंस्पेक्टर न हो तो कौन दे सकता है बल का प्रयोग, सब इंस्पेक्टर। लेकिन पहले किसको देखेंगे कि इंस्पेक्टर या उनके बड़े अधिकारी हैं तो वो दे सकते हैं। सुबह ही हमने बताया 129। तो आइए देखा जाए इसको। सीआरपीसी की अध्याय 5 में आपका कह सकते हैं कि 129 में जो कानूनी उपबंध दिए गए हैं, आपका वही लोग आपका इस बल माने विधिक प्राधिकारी होंगे जो कह सकते हैं कि आपका ऐसे जमाव को तितर बितर करने का क्या दे सकते हैं आदेश। तो बता ही गया कौन अधिकारी होगा, इसमें कोई शक नहीं भाई। अगला देखिए, सुबह भी बताया गया था। खंड ख, कार्यवाही जब मजिस्ट्रेट की उपस्थिति प्राप्त न हो सके या न की जा सके तब क्या किया जाएगा। तो सामान्य नियम है कि जब मजिस्ट्रेट उपस्थित न हो तो जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वह आपका या थाने का भार साधक अधिकारी वहीं आदेश दे और मजिस्ट्रेट से संपर्क करता रहे कि जब मजिस्ट्रेट से संपर्क हो जाएगा तो उनका डायरेक्शन क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। भाई मान लीजिए थानेदार पहुंच गए घटना स्थल पर और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क ही नहीं हो रहा है, तो क्या मूक दर्शक बने रहे, नहीं, बल का प्रयोग का वो क्या दें, आदेश दें और मजिस्ट्रेट से संपर्क क्या करते रहें। जैसे ही संपर्क हो तो आपका मजिस्ट्रेट के निर्देश के अनुसार अब कार्य करें। अब आइए, बल के प्रयोग को शासित करने वाले मुख्य सिद्धांत, खंड सी भी ज़्यादा पूछा जाता है। यानी कि खंड सी में बल के प्रयोग को शासित करने वाले मुख्य सिद्धांतों का आपका उल्लेख किया गया है। तो मुख्य सिद्धांत ये हैं कि अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित है तो मजिस्ट्रेट भाई का मने आदेश दे। मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है, केवल पुलिस वाले वहां उपस्थित हैं भीड़ के सामने, तो कौन आदेश दे, जो पुलिस वालों में नीचे हो कि ऊपर का अधिकारी वहां हो, ऊपर का।
भीड़ को तितर बितर का आदेश देने से पहले समझाया जाएगा कि लठियाया जाएगा, तो क्या किया जाएगा? समझाया जाएगा। आपका बार बार पुलिस वाले समझाएंगे कि अब हट जाइए, 2 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा। और जब आपका कह सकते हैं कि लोग नहीं मानते हैं, तब आपका बल का क्या होगा प्रयोग? अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित हैं तो वह देगा आदेश बल का, और नहीं उपस्थित हैं तो कौन देगा? जो पुलिस के कौन रहेंगे? वरिष्ठ अधिकारी। जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाए, यानी कि लोग तितर बितर हो जाएं, अब क्या दौड़ा दौड़ा कर मारा जाए कि बल का प्रयोग बंद कर दिया जाए? बंद कर दे। जब घरों में लोग भाग गए तो अब ये नहीं कि उनको निकाल निकाल कर क्या करिए। स्पष्ट लिखा गया है 7वें में। तो बल के प्रयोग के शासित करने वाले मुख्य सिद्धांत कितने हैं? उसको लिख लीजिए, पैरा 70 में खंड सी में आता है। 7 सिद्धांत हैं, उसको लिख लीजिए भाई, अलग से या अंडरलाइन करिए। कितने सिद्धांत हैं टोटल? 7। इसके बाद के प्रयोग करने में बरती जाने वाली सावधानियां आपका खंड घ में दी गई हैं, और खंड अंग यानी कि 5वें खंड में आपका पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए कब आग्नेयास्त्र का उपयोग किया जाना आवश्यक है, ये बताया गया है। तो गोली चलाना है तो बताइए, गोली चलाने का आदेश कौन दे सकता है? तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो गोली आपका बता दिया गया था सामान्य बातों में। इसके बाद आपका इसके बाद आपका ये अध्याय इतना ही 70 से पूछा जाता है। अब आइए आपका अध्याय 7 देखा जाए। अध्याय 7 सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व, आर्म्स ट्रेनिंग रिजर्व। वैसे इस चैप्टर से कभी भी क्वेश्चन नहीं बना है। बहुत ज़्यादा बन सकता है, तो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। आइए देखा जाए। 73 पहले देखा जाए। सशस्त्र पुलिस का आरक्षण, तो प्रत्येक जिले में सशस्त्र पुलिस रिजर्व में रखी जाएगी कि कहीं दंगा बलवा इत्यादि हिंसा हो जाए तो तुरंत अलग से पुलिस को क्या किया जाए? भेजा जाए। रिजर्व में रखी जाएगी प्रत्येक जिले में। 73 में छोड़ दीजिए। 74 आपका महत्वपूर्ण है कि रिजर्व पुलिस की जब मांग की जाती है तो सामान्यतः इसकी मांग कितने माह पहले की जानी चाहिए? नहीं, एक सेकेंड भाई। नहीं, 2 माह माने 2 माह इनको रखा जाना चाहिए, कहीं भी ड्यूटी उप्टी लगे उसके बाद से दूसरे पुलिस वालों को रखिए। ये दिया गया है। ये चैप्टर छोड़ दीजिए, इसमें पूछा नहीं जाता आपका। हाँ, अगला अध्याय अब पूछा जाता है। फिर आपका इधर से आपका दो तीन पैरा अच्छे अच्छे हैं। अध्याय 8 से पूछा भी गया है कि घुड़सवार पुलिस यानी कि माउंटेन पुलिस। पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि घुड़सवार पुलिस के बारे में प्रावधान आपका किस अध्याय में है? तो अध्याय याद रखना है, अध्याय 8 में है। और इसके बाद इधर से पैरा बनता है 79 से लेकर आपका, और आपका 88 लिख लीजिए, तो लिखा ही गया नोट्स में। फिर एक बार देखिए, अध्याय 8 घुड़सवार पुलिस के बारे में है, माउंटेड पुलिस के बारे में है, और पैरा 79 से लेकर 88 तक यानी कि 88 तक। इसमें जो एपीओ में आपका क्वेश्चन बना था वह ये बना था कि घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य किस पैरा में बताया गया है? तो जो पहला पैरा इसमें रहेगा, अंडरलाइन करिए, रिपीट करें तो वह 79 ही होगा। और घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य बताए गए हैं, तो घुड़सवार पुलिस के अगला क्वेश्चन बनता है कि कितने कर्तव्य बताए गए हैं? 7। अंडरलाइन कर लीजिए, तो कितने कर्तव्य बताए गए हैं? टोटल 7। अब कभी काल अंदर जाकर ये पूछता है
कि घुड़सवार पुलिस के कौन कर्तव्य हैं और कौन कर्तव्य नहीं है। तो प्रयास ये करिए कि कम से कम इन सातों कर्तव्यों को तैयार रखिए। अंदर जाकर एक दो बार क्वेश्चन बने हैं। देखिए, आपका ड्यूटी बताया जाए, सड़कों पर गश्त लगाना, तो ये क्वेश्चन आपका बन चुका है कि सड़कों पर गश्त लगाने का कर्तव्य किसका है, तो घुड़सवार पुलिस का भी है। इसके बाद दूसरा, कैदियों और कोष की रक्षा करना, तो कैदियों ये कैक तैयार करते रहिए, सड़क पर गश्त लगाने का कर्तव्य है। कैदियों और कोष यानी कि खजाने की क्या करना, रक्षा करना। अत्यधिक आवश्यकता की सूचनाएं ले जाना, यानी कि अगर एक जगह से सूचना पहुंचाना है दूसरी जगह, तत्काल पहुंचानी है, तो घुड़सवार पुलिस का ही सहारा लिया जाता था। लेकिन अब ये आपका नहीं लिया जाता, कम लिया जाता है, क्योंकि ये पैरा सब 1861 में बने, अंग्रेजों के ज़माने में बने हैं। तो ऐसी दशा में उस समय मोबाइल, लैपटॉप, ईमेल कम था। तो कम था तो आपका जब सूचना एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक ले जानी रहती थी, तो आपका ये घोड़े पर सवार पुलिस वाले ही स्पीड में भगाते थे और आपका घोड़ा दौड़ाते थे। और घोड़ा दौड़ते दौड़ते दूसरे ज़िले में क्या करता था, अब आजकल है कि बैठे बैठे कोचिंग में मोबाइल से विश्व के किसी भी कोने में 1 सेकंड में क्या भेज दीजिए। तो बताइए, हम मैसेज सूचनाएं घुड़सवार पहुंचाएगा, ये मोबाइल पहुंचा देगा 1 सेकंड में, मोबाइल। लेकिन खतरा देखिए इसमें क्या है कि जब भी आप व्हाट्सएप पे या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, जब भी आप कोई बात, जैसे गूगल है मान लीजिए, आपने कुछ लिख कर सर्च किया, मुंह को से बोल कर सर्च किया, तो जो गूगल कंपनी के अधिकारी हैं वो कान में लगाए रहते हैं ईयरफोन कि क्या ये बोल रहा है, और तुरंत आप सर्च करते हैं तो वो चीज़ आ जाती है। तो ये प्राइवेसी का हनन ही है, लेकिन किया क्या जाए, हर एक जगह हनन हो रहा है। यानी कि गूगल पर आप कुछ बोलिए या लिखिए, तो ये मान के चलिए कि गूगल कंपनी के यहाँ ये सेव हो गया। जैसे व्हाट्सएप पर आपने कुछ लिखा या भेजा, या कोई किसी भी चीज़ का आपने पीडीएफ बनाया, तो जो पीडीएफ का ऐप डाउनलोड किए हैं उसके यहाँ वह क्या हो गया, सेव। या आपने मान लीजिए कि और तमाम है, जैसे व्हाट्सएप से भेजा, टेलीग्राम से, तो वहाँ आपका कह सकते हैं कि सेव हो जाता है। और इसीलिए जब अपराधी पकड़े जाते हैं और अपना व्हाट्सएप और मोबाइल तोड़ ताड़ कर फेंक देते हैं, तो कंपनी से सारा रिकॉर्ड पुराना क्या होता है, मिल जाता है। तो ये कोई समझे कि हम व्हाट्सएप से भेजे ये मैसेज, तो ये आपका जो कंपनी है व्हाट्सएप, वहाँ आपका हर एक डाटा क्या है, सुरक्षित। भले आप डिलीट कर दीजिए, आपके डिलीट करने से आपके मोबाइल से दूसरे वहाँ तो बना ही रहता है। लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है या जैसे कोई अपराधियों की बात आती है, तब उसको मंगाया जाता है। तो उसी प्रकार घुड़सवार पुलिस का कर्तव्य है कि वह अत्यधिक आवश्यकता की संसूचनाएं एक स्थान से कहाँ ले जाए, दूसरे। तीसरा देखिए, तीसरा ये हो गया। चौथा, अपराधियों का पीछा करना, तो शोले फिल्म में देख लीजिए, पहले अपराधियों का पीछा जंगल झाड़ में किससे किया जाता था, घोड़ों से ही। तो आपका घुड़सवार पुलिस का भी कर्तव्य है कि अपराधियों का क्या करे, पीछा करे। फिर सुनियोजित डकैती और अन्य उपद्रवों का दमन किया जाता है इसके द्वारा। फिर आपका उत्सवों में मार्ग रक्षा किया जाता है, यानी कि जब कोई समारोह होता है, उत्सव होता है, तो ये घुड़सवार पुलिस आपका, मैंने कह सकते हैं कि किनारे किनारे चलते रहते हैं। क्योंकि भाई घोड़े पर सवार होते हैं तो दूर कौन क्या डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है या कौन करना चाहता है, ये लोग आसानी से देख लेते हैं।
और आसानी से देखकर आपका कह सकते हैं कि मार्ग में कोई बाधा ना आए, उपद्रव न हो, इनका कार्य है। कभी काल देखे होंगे मेला लगता होगा कटरा उटरा में, तो दो चार घुड़सवार पुलिस भी क्या करते हैं, रहते हैं। और अंतिम है यातायात को कंट्रोल करना, यानी कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना भी इनका कार्य है। अब तो ट्रैफिक पुलिस लगी है ज़्यादातर। आइए इसके बाद आपका देखिए अगला पैरा 80 79 याद रखिएगा भाई, 7 कर्तव्य हैं और घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य किस पैरा में है, 79, कम से कम इतना याद रखिए। इसके बाद 80 मुख्यालय पर स्थित घुड़सवार पुलिस के पुलिस दल का कर्तव्य आपका कह सकते हैं। तो मुख्यालय पर जो घुड़सवार पुलिस वाले हैं उनका कर्तव्य है कि घोड़ों को अच्छी दशा में रखें कि न रखें, अच्छी दशा में रखें तभी तो चढ़कर चलेंगे। अगर घोड़ा को अच्छी दशा में नहीं रखेंगे तो जैसे कि बाहरी लोग हैं घोड़ा पाले हैं, घोड़े को अच्छी दशा में नहीं रखे, घोड़े को किराए पर दिए, दूल्हे को किसी दिए, दूल्हा बैठा घोड़ा पर तो घोड़ा भी बिदक जाएगा, ये बदमाश निकल जाएगा और बदमाश निकल कर पता ना कहाँ क्या करे, उलाट दे, कब अनियंत्रित हो जाए कोई भरोसा। तो इसलिए घोड़े को भी क्या करिए, अच्छे से क्या करिए, देख रेख करिए कि ना करिए, करिए। देखिए आपका 81 छोड़ दीजिए, आपका कह सकते हैं कि 82 छोड़ दीजिए, 83 आपका मैंने पूछ सकता है कि अधीक्षक या एसपी द्वारा अश्वरोही दल का निरीक्षण किया जाएगा। तो आपका एसपी साहब का ये कर्तव्य है कि वह घुड़सवार पुलिस वालों का क्या करे, निरीक्षण करता रहें। और आपका इसके बाद आपका 84 महत्वपूर्ण है, यानी कि 79 के बाद आप मैंने 84 पर गौर करिएगा कि घुड़सवार पुलिस के प्रशिक्षण का नियम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो पैदल पुलिस से जो स्थानांतरित हुए सिपाही हैं, अगर वह घुड़सवार पुलिस में आते हैं तो ऐसी दशा में पहला नियम, वह 2 वर्ष के लिए प्रोबेशन या निगरानी या परिवीक्षा पर रखे जाएंगे। यानी कि इसका मतलब कि जो लोग आपका पैदल पुलिस में है और ट्रांसफ़र होकर किस में आते हैं, घुड़सवार पुलिस में, तो 2 साल तक उनको निगरानी में रखा जाएगा। यानी कि अगर 2 साल के अंदर वह परिपक्व नहीं हुए तो पुनः कहाँ वापस कर दिया जाएगा, पैदल पुलिस में। मैंने पैदल लेकिन 2 साल तक। अब आइए 2 साल तक जहाँ जहाँ आप देखेंगे तो जिन जिन लोगों की भर्ती होती है, चाहे वह हाई कोर्ट का जज हो, चाहे एपीओ महोदय हो या पीसीएजे हो इत्यादि, लगभग यही नियम चलता है कि ऐसे व्यक्ति कम से कम 2 साल के लिए क्या रखे जाएंगे, निगरानी में। उनका आचरण अच्छा रहेगा तो ठीक, अब बुरा रहे तो क्या किया जाएगा, बाहर। यानी कि 2 साल तक खतरा ज़्यादा है। आप भी एपीओ बन जाइए तो 2 साल तक आचरण अच्छा दर्शाइए, 2 साल के बाद भले ही बुरा आचरण दर्शा जाइए, पैसा लीजिए, लेकिन 2 साल तक क्या रखिए, सावधानी। हाई कोर्ट के जज भी जब नियुक्त होते हैं तो 2 साल तक वह अस्थाई ही होते हैं, परिवीक्षा पर ही होते हैं। 2 साल बाद चाहें तो राष्ट्रपति उनको अस्थाई करे तो ठीक है, अस्थाई हो गए। अब कोई आदेश नहीं दिया तो 2 साल बाद फिर वकालत में आ जाइए। तो 2 साल तक निगरानी में रखे जाते हैं। तो जहाँ भी आए हमें लगता है कि हर एक जगह कितने साल हैं, 2 साल। अगला देखिए, इसमें भाई 2 साल के लिए पैदल पुलिस से घुड़सवार शाखा को स्थानांतरित कांस्टेबल की अधिकतम 16 मास की सेवा, जिसे उन्होंने पैदल पुलिस के रूप में किया है, सेवा के इस परिवीक्षा काल में गणना में लिए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब
कि 2 साल में आपका अगर वह पैदल पुलिस में कम से कम 16 मास लिए रहा है तो घुड़सवार पुलिस के ट्रेनिंग में वह 16 मास जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि 16, फिर एक बार देखिए, पैदल पुलिस से घुड़सवार शाखा को स्थानांतरित कांस्टेबल की अधिकतम 16 मास की सेवा जिसे उन्होंने पैदल पुलिस के रूप में किया है, सेवा के इस परिवीक्षा काल में गणना में लिया जाएगा। यानी कि 2 साल का परिवीक्षा काल है। अगर कोई पैदल पुलिस वाला था, कम से कम पैदल पुलिस में मैंने सेवा किया है, चाहे 10 साल सेवा किया हो या 5 साल या कम से कम 16 महीना, तो 2 साल में जो परिवीक्षा काल है 16 माह उसमें गिन लिया जाएगा। यानी कि 16 माह 2 साल में से हटा दीजिए, अब कितने दिन तक परिवीक्षा काल बचा, उतने दिन तक ही परिवीक्षा काल में रहेगा। यानी कि 2 साल में जो परिवीक्षा काल है 16 माह तो ऐसे हो गया, और 16 माह के बाद जो बचा आपका 8 माह बचा, तो अब कितने दिन तक केवल परिवीक्षा पर रहेगा 8 माह, क्योंकि 16 माह पिछला इसका इसी में क्या किया जाएगा, गणना में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। अगला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हाँ लिया, किंतु पैदल से अश्वरोही पुलिस को स्थानांतरित हुआ कोई भी कांस्टेबल अश्वरोही पुलिस में 8 माह से कम परिवीक्षा काल में नहीं रखा जाएगा। तो कम से कम 8 ही तो बचा, 16 मास अगर पहले रह चुका है पैदल पुलिस में, तो कितना अब बचा है 8 मास, तो कम से कम कितना रखा जाएगा। तो भाई 16 मास के बाद जो 2 साल का एरिया है तो 8 मास ही तो बचा, तो लिखने अगर नहीं भी लिखा जाता तो भाई ये अमूमन माना जाता कि कम से कम 8 महीने तक तो उसे हर हाल में परिवीक्षा काल में क्या करना है, रहना ही है, क्योंकि 16 मास ही तो 2 साल में घटाया जाएगा और इसके बाद बचेगा उसमें तो भाई आपका प्रोविज़न में रहना ही होगा। तो कम से कम कितना रहना होगा 8 माह इसलिए नियम बनाएगा कि 16 मास के बाद बचा ही कितना 8 माह 2 साल में। अगला देखिए, इसके बाद आपका ये चलिए तो घोड़ा वोड़ा चलाने में ये, इसके बाद आपका 85 घुड़सवार पुलिस को स्काउट शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा और घोड़े को गोली चलते समय खड़ा रहना या आग में तपना सिखाया जाए। यानी कि 85 इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो भी घुड़सवार पुलिस रहेंगे उन्हें स्काउट की शिक्षा दी जानी चाहिए, और आपका और उन्हें आपका घोड़े को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि घोड़ा ऐसी ट्रेनिंग घोड़ा को दो कि जब घोड़े पर खड़ा होकर और तुम गोली चलाओ तो घोड़ा हिले कि न हिले, न हिले, क्योंकि हिल जाएगा तो निशाना क्या होगा, चूक जाएगा। तो लोग घोड़े पर खड़े हो जाते हैं आपका पैर फंसाने वाले पर, और वहाँ से चांदमारी करते हैं। चांदमारी बताया गया ना मौर्य जी क्या होती हैं, भाई प्रश्न पूछते रहे तभी तो काम चलेगा। प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं, आप ही से लग रहा है पूछ रहे हैं कि लग रहा है आप ही से पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, आपको भाई कैसे मालूम, तो कह देंगे सुनी सुनाई बातें हैं तो भाई क्वेश्चन आपका लीडिंग क्वेश्चन आया कि प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, तो हाँ या ना में जवाब देना है। प्रश्न ए से पूछे कि बी से, यानी कि आम का पेड़ था कि महुए के चढ़कर घटना देखे थे तो भाई प्रश्न पूछते रहिए, और सीनियर लोगों को भाई सलाह दी जाती है सीनियर लोगों की कि जो भी भाई प्रश्न पूछा जाए उसका तार्किक उत्तर दीजिए। अब ये ना कि डांट दीजिए या हमें नहीं नहीं आता तो भाई स्वीकार कर लीजिए या बाद में बताएंगे, हम भी कहते हैं नहीं आता तो बाद में बताएंगे, लेकिन भाई प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, अच्छी बात है कि कम से कम 2-4 लोग खूब लोगों से क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछते रहिए, पीछे ना हटिएगा। अगला देखिए भाई आपका, तो घोड़े को
आग में आग सहन करने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि आग लगा दी जाएगी, घोड़े को पास में रखा जाएगा और घोड़ा आग सहन करने की क्या ले ट्रेनिंग, यानी कि आने की गर्मी और में लगे तो ये नहीं कि गिर जाए बेहोश होकर, जैसे कोचिंग में गिर जाते हैं लोग, क्योंकि आपका तो गर्मी और मी से गर्मी, अब जाकर धूप में खड़े होइए 2 घंटा और तब आपका पानी पीजिए थोड़े देर बाद, यानी कि आप लोग भी सर्दी ठंडा बरसात और आपका गर्मी बर्दाश्त करने की क्या रखिए क्षमता, जैसे घोड़ा क्या रखता है क्षमता आग सहने की, माने गर्मी, और घोड़े को ट्रेनिंग भाई दी जाएगी, ये नहीं कि थोड़ा बहुत गर्मी हो गया तो भाग लिया। तो ये भी आपका 85 महत्वपूर्ण इसलिए है कि घोड़े को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वह आग माने गर्मी को बर्दाश्त करे, और जब उस पर चढ़कर गोली चलाई जाए पुलिस द्वारा तो घोड़ा हिले न बल्कि क्या रहे, स्थिर रहे। तो कौन सा पैरा है, 85। अन्यथा ना लीजिएगा भाई, बातों को मजाक में कहा जाता है, कोई दुर्भावना में बातें नहीं कही जाती, क्योंकि लोग देख रहा हूँ उब जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो आपका 30 पैरा लगभग होने वाला है, तो और 20 पैरा और पढ़ाना है, तो लोग उब भी जाते हैं, तो इसलिए बताया जाता है। देखिए 85 के बाद 86 आपका छोड़ देना है। 87 आपका घोड़ों को का ट्रकों और घुड़सालों में प्रवेश हेतु प्रशिक्षित होना, यानी कि घोड़े को ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि वह ट्रक में जा सके आसानी से, और जहाँ की आपका जो घुड़साल होते हैं जहाँ घोड़े रखे जाते हैं वहाँ जाने में ज़्यादा बदमाशी न करे। तो भाई एक अगर घोड़े को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो आपका ट्रक से भी ले जाया जाता है, तो ट्रक में चढ़ने में न कि बिदक कर क्या हो जाए भाग जाए, ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी। पुलिस वाले ट्रेनिंग देंगे कि आसानी से घोड़ा कहाँ चढ़ जाए, ट्रक में, भाई स्टेज पर नहीं। कई लोग मन बनाए होंगे कि सर बोलते हैं स्टेज पर, तो स्टेज पर नहीं बल्कि क्या है ट्रक में चढ़ना है। देख रहा हूँ पीछे वाले भाई मायूस हो गए हैं। 88 देखिए घोड़ों के उपचार का प्रशिक्षण, यानी कि घोड़ों का उपचार के लिए एक पशु चिकित्सालय लखनऊ भेजा जाएगा घोड़ों को, यानी कि आपका पुलिस वालों को लखनऊ अस्पताल भेजा जाएगा, लखनऊ पशु चिकित्सालय विद्यालय, ताकि घोड़े के इलाज के बारे में वह अवगत रहे। मान लीजिए घोड़ा बीमार पड़ गया तो अब क्या कहीं डॉक्टर को खोजेंगे कि प्रारंभिक उपचार स्वयं करेंगे, प्रारंभिक अब उपचार स्वयं करेंगे, तो ट्रेनिंग पाए रहेंगे तभी तो करेंगे। तो ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा जाएगा, लखनऊ, और पशु चिकित्सा विद्यालय पुलिस वालों को भेजा जाएगा। किस पुलिस वाले को, घुड़सवार। अब आइए ग्राम पुलिस से भी क्वेश्चन बनता है, पहले अब इसको देखिए भाई। अब आइए 79 से फिर शुरू करिए, कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, बात ना करिए भाई, कहाँ कहाँ ड्यूटी दी गई है, तो ड्यूटी को एक जगह एकत्र भी करते रहिए। अब आगे 79 में घुड़सवार पुलिस के 7 कर्तव्य बताए गए हैं, और आपका ग्राम चौकीदार का कर्तव्य किस में है, तो 89, दोनों एक साथ पढ़िएगा। घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य किस पैरा में, 79, कितने कर्तव्य थे, 7। और आपका जो ग्राम पुलिस है, ग्राम चौकीदार है, उसका कर्तव्य कहाँ दिया गया है, तो आपका पैरा नंबर 89। तो अब ग्राम पुलिस पढ़ना है 89 से 96 तक में ग्राम पुलिस के बारे में प्रावधान है, तो डायरेक्ट न पढ़िएगा, कुछ सीआरपीसी पढ़िएगा, कुछ आपका एविडेंस पढ़िएगा, कुछ पुलिस अधिनियम पढ़िएगा, और तब इस पैरा पर आइएगा। वैसे भूमिका से ही क्वेश्चन 90% चांस है कि बन जाएगा, सतर्क रहिए।
पहले पुलिस एक्ट पढ़ाया जाए। पुलिस एक्ट की कम से कम 2 सेक्शन एक साथ पढ़िएगा। एक सेक्शन 21 और दूसरा आपका 47। भाई गलत ना हो। पुलिस अधिनियम 1861 का दो सेक्शन पढ़ना है। एक सेक्शन जो पढ़ना है आपको वह 21 और दूसरा सेक्शन कौन पढ़ना है 47। जो ग्राम पुलिस होती है, ग्राम चौकीदार होते हैं, सामान्यतः उनकी नियुक्ति डीएम या जिला मजिस्ट्रेट करते हैं। उन पर कंट्रोल जिला मजिस्ट्रेट करते हैं। उनको दंड डीएम देते हैं। उनको बर्खास्त डीएम करते हैं। ये किसके प्रशासनिक नियंत्रण में रहते हैं? डीएम के। यानी कि सब कुछ किसका जिम्मेदारी हो गई? डीएम की। ये 21 बताया गया। कौन सा धारा? 21। 47 केवल यह बताती हैं कि जो प्राधिकार ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदारों पर आपका डीएम का है, राज्य सरकार चाहे तो यह प्राधिकार सौंप सकती है पुलिस अधीक्षक को, यानी कि एसपी को आदेश देकर। तो जब तक कि यह न दे कि राज्य सरकार ने एसपी को सौंपा है, तब तक ग्राम चौकीदार पर कंट्रोल कौन करेगा? डीएम ही मार कर आइए। भाई कई साल पेपरों में एसपी लिखा है कि ग्राम चौकीदार किसके प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है? तो जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक। कई साल पेपरों में पुलिस अधीक्षक लिखा है, उसको सुधार कर लीजिएगा, आप डीएम मार कर आइएगा। पुलिस अधीक्षक या एसपी कब प्राधिकार रखेंगे? तो जब राज्य सरकार ऐसा क्या दे, आदेश किस सेक्शन के तहत आदेश दे सकती हैं? 47। भाई याद करके जाइए। ग्राम चौकीदारों के कर्तव्य कुछ आ जाइए। ग्राम चौकीदार के कर्तव्य सीआरपीसी की धारा 40 में बताया गया है। ग्राम चौकीदार का ये कर्तव्य है कि जो भी लोग गांव में जिंदा हो मरे, जो भी अपराध हो, संदिग्ध व्यक्ति आ जाए, जन्म मरण, भाई आपका आसान भाषा में बताया गया, लीगल भाषा में, जन्म मरण की रिपोर्ट करना, संदिग्ध व्यक्ति आ गया रिपोर्ट करना, कोई शव या मांस का टुकड़ा पाया गया तब रिपोर्ट करना। और आपका जब गांव में पुलिस वाले जाएं किसी अपराधी को खोजने तो मार्ग दिखाएं। अपराधों की गुप्त रूप से किसको सूचना दे? पुलिस को। यानी कि और गांव का क्या करे? चौकी पहरा। तो आपका ये ग्राम चौकीदार का कर्तव्य है। और ये कर्तव्य जो सूचना देना अपराध के बारे में, ये सीआरपीसी के किस पैरा में है? कम से कम पैरा याद रखिए। कौन? नहीं, सीआरपीसी की धारा में आपका 40। क्योंकि ग्राम चौकीदार गुप्त रूप से आपका पुलिस को गांव और आसपास होने वाले अपराधों की सूचना भी देता है, तो क्या ग्राम चौकीदार का नाम ओपन किया जाता है कि गुप्त रखा जाता है? तो एविडेंस जोड़ दीजिए। मुखबिरों को संरक्षण, यानी कि जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट को, पुलिस को या राजस्व ऑफिसरों को अपराधों की सूचना देते हैं, उनका नाम, पता और सूचना का स्रोत गुप्त रखा जा सकता है। ये किस धारा में एविडेंस की है? तो मुखबिरों को संरक्षण 125। भाई रट कर जाइए, पूछा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा है? 125। किस मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट एक बार अंदर पूछा है जाकर, मजिस्ट्रेट को सूचना दे तब भी गुप्त, आपका पुलिस को अपराध के बारे में सूचना दे तब भी, और राजस्व अपराध की सूचना राजस्व अधिकारियों को दे तब भी उसका नाम क्या रखा जा सकता है? गुप्त। तीनों मार कराएगा, मजिस्ट्रेट को, पुलिस को, और एक किसको? राजस्व अधिकारियों को। किस अपराध की? जो राजस्व संबंधी है।
ग्राम चौकीदार का जो आपका कर्तव्य है, ग्राम चौकीदार के बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 9 में किया गया है। ग्राम पुलिस के बारे में पैरा 89 से लेकर और 96A, ये भी याद रखना। अब इधर से जो क्वेश्चन बनता है, पहला ये बनता है कि ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य किस पैरा में बताया गया है, तो पहला ही पैरा 89। फिर एक बार याद रखिए, घुड़सवार पुलिस का कर्तव्य 79 और आपका ग्राम पुलिस का कर्तव्य 89, एक साथ लिख लीजिएगा। आइए कर्तव्य देखा जाए। इसमें आपका ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य देखिए क्या है। ग्राम चौकीदार ग्राम का सेवक होता है, जिसका मुख्य कार्य अपने कार्यभार के अधीन गांव की चौकी पहरा देना है। यानी कि मुख्य कार्य क्या है, गांव की चौकी पहरा देना। यानी कि गांव में डंडा लेकर घूमते रहना रात में, जागते रहो जागते रहो। तो लोग जब जागेंगे तो तुम किस लिए बने हो भाई, आपका बोलना ये चाहिए कि लोग सोते रहें, हम जाग रहे हैं और लोग आसानी से सोते रहें। मैं उनके सामान की क्या कर रहा हूँ, रक्षा। जैसे कि आपका राजनीति में भी आपका चौकीदार जाग रहा है तो चौकीदार सोता रहे, बस चौकीदार जागता रहे और आम जनता क्या रही, सोती रही। तो उसी प्रकार लेकिन बोलते क्या हैं, जागते रहो। यानी कि घूमते रहेंगे डंडा लेकर रात में कि चोर उचक्के लुटेरे आसपास न फटके। तो आपका लेकिन अब का कहाँ दिख ही रहा है, पहले दिखता भी था। अब तो ग्राम चौकीदार लेट कर 2 बूंद लेकर ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, सो जा रहे हैं घर में। भले गांव लूट जाए, भले गांव में रोज चोरी हो। तो आगे देखिए, तो ग्राम का चौकी पहरा देना मुख्य कर्तव्य है, जागते रहो। अगला देखिए, उससे अपेक्षा की जाती है, मैंने आशा की जाती है कि वह ग्राम की मुखिया की रिपोर्ट ले जाए। तो ग्राम की मुखिया का मतलब ग्राम प्रधान, न है तो लिख लीजिएगा। वह ग्राम के मुखिया की रिपोर्ट थाने पर ले जाए। तो अब कहाँ ले जा रहे हैं, मुखिया साहब खुद ही थाने पर रिपोर्ट लेकर क्या कर रहे हैं, पहुँच जा रहे हैं। ले जाए, उसे अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुंचाने। यानी कि इसका मतलब पुलिस अपराधियों का पता लगा रही है, तो ग्राम चौकीदार सहायता पहुंचाए कि न पहुंचाए, तो घर और कौन दिखाता है गांव में, आपका जैसे कि पीछे पीछे रहेगा रात में 50 पुलिस वाले पहुंच गए, घर तो जानते नहीं। तो जो ग्राम चौकीदार या जासूस रहेगा वो भी मुंह बांध कर उसी में बीच में क्या करेगा, कोई कोई देख नहीं पाता और जाकर दूर से इशारा कर देगा वो घर। उसके बाद धीरे से वहाँ से क्या होगा, चला जाएगा और पुलिस वाले जाकर घेर कर छापा मारेंगे, पकड़ेंगे। ये ग्राम चौकीदार क्या करता है, अपराधियों को पता लगाने में पुलिस की क्या करता है, सहायता। और विधि द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारियां करें। यानी कि कानून द्वारा जो प्राधिकार गिरफ्तारियां हैं वे करे। वह अपने सम्यक कार्यों के पालन के प्रति किसके प्रति जिम्मेदार होता है, एसपी के प्रति, डीएम के प्रति, क्या बताया गया। तो ग्राम ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदार किसके प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, जिला मजिस्ट्रेट। इनकी नियुक्ति कौन करता है, जिला मजिस्ट्रेट। किसके कंट्रोल में रहेंगे, डीएम के। कौन बर्खास्त करेगा, डीएम। इनको दंड कौन देगा, डीएम। सब याद रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। आइए देखिए आपका 90, ग्राम चौकीदारों की किस कार्य में कृषि कार्य में छूट। अब ये है कि ग्राम चौकीदारों को कृषि कार्य या खेती का कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई वर्जित नहीं किया गया है। यानी कि ग्राम चौकीदारों को कृषि कार्य में छूट दी गई है कि आप गांव का चौकी पहरा भी करते रहिए और अपना खेती भी क्या करते रहिए। लेकिन ये नहीं कि पूरा मन खेती में लगा दीजिए और गांव गया चूल्हे भाण में। यानी कि गांव का आपका, तो गांव का भी चौकी पहरा करिए और कहाँ मन लगाइए,
खेती में। जैसे आप लोगों के लिए कि ठीक है मोबाइल देखते रहिए, सोशल मीडिया से जुड़े रहिए, लेकिन मन कहाँ लगाइए, पढ़ाई में। 2 साल बाद ये मोबाइल काम नहीं आएगा, ये कम काम आएगा, ये पढ़ाई ही काम आएगी। तो आपको, आपके लिए भी यही नियम कि आपको मोबाइल चलाने से वर्जित नहीं किया गया है, लेकिन मोबाइल एक सीमा में चलाइए। क्योंकि कई लोग मैं देखता हूँ क्लास चलता रहता है, 3 4 लोग अपना खूब उंगली अपना ऐसे ऐसे दबाते रहेंगे। वो समझ रहे हैं कि हम तो नीचे सिर किए हैं। अरे सर क्या नहीं, कैमरा लगा है चारों तरफ, 4 4 कैमरे लगे हैं, क्या दिखाई नहीं देता कि कौन क्या कर रहा है। भाई ये है कि समझाया ही तो जा सकता है। अब आपकी उम्र ये नहीं है 12 साल से कम बच्चे की 2 चांटा मार कर समझाया जाए। तो फिर एक बार क्वेश्चन बताइए, एक इस विद्यालय का टीचर है, साधारण चोट सुधारने के लिए बच्चे को पहुंचाता है, बच्चे की एज 12 वर्ष से कम है, तो वो क्षम्य होगा कि अक्षम्य? क्षम 89 में ये क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है। वह आपको केवल समझाया जा सकता है और किसी के पास कोई उपाय नहीं है, चाहे माता पिता हो या चाहे हम हो, बस समझा सकते हैं मैंने कि ऐसा करिए, अब करने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। वैसे घर बार छोड़कर आए हैं तो भाई करने के लिए ही आए हैं। आपका ये भी सही बात है, इतना खर्चा हो रहा है, पर माह 5 6 हज़ार तो कम से कम खर्चा हो जाता होगा, तो साल भर में जोड़ लीजिए तो लाखों तो लग ही जाता होगा। तो अगला देखिए फिर एक बार, तो ग्राम चौकीदार को कृषि कार्य करना चाहिए, लेकिन चौकी पहरा भी क्या है गांव का, करना चाहिए। अगला देखिए, थाने में उपस्थित होने का चौकीदार का कर्तव्य, यहाँ को अंडरलाइन करिए कि आपका थानेदार महीने में कम से कम कितनी बार थाने में उपस्थित हो, 2 बार, उसको लिख लीजिए। तो पूछा गया ये पैरा 91, एक लाइन बस जानना है कि ग्राम चौकीदार थाने में उपस्थित हो तो आपका महीने में कितनी बार उपस्थित हो, आपका 2 बार। देखिए, ग्राम चौकीदारों को महीने में 2 बार जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए निर्धारित तारीखों पर उपस्थित होना चाहिए थाने में। और जब उपस्थित होगा तो उसी में से एक तारीख को थाने से ही उसका क्या दे दिया जाएगा, वेतन। तो दो 2 बार कम से कम याद रखें महीने में, किसकी रिपोर्ट लेकर, गांव में जो मरा है और जो पैदा हुआ, लिस्ट बनाकर कहाँ प्रस्तुत कर दे, थानेदार के पास। अब 92, ग्राम चौकीदारों को दिया जाने वाला रिकॉर्ड या अभिलेख कौन कौन है। देखिए 92 बताते हैं, प्रत्येक ग्राम पुलिस मैन को अपराध अभिलेख पुस्तिका, यानी कि एक जो दिया जाता है क्राइम रिकॉर्ड बुक दिया जाएगा। भाई क्राइम रिकॉर्ड बुक, अपराध अभिलेख पुस्तिका, एक हाजिरी बोर्ड दिया जाएगा जो लकड़ी से बना हो। तो 1861 में कागज पत्थर नहीं थे ज़्यादा, तो पटरी दी जाती थी लकड़ी के। तो अब आप भी, मैंने जब आपका, आज तो कागज पत्थरों की भरमार है ना, कापी की। भाई आपका 15 20 साल पहले आप देखें तो इतना कापी कलम और किताब नहीं थी। एक एक किताब से कई पीढ़ियाँ पढ़ती थी सुरक्षित रखकर, और आपका बाइंडिंग कराया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था, रोज किताब बदलती नहीं थी। आपका एक लोग पढ़े फिर उसी से पढ़े फिर उसी से, क्योंकि आपका उतना पैसा लोगों के पास नहीं था। और पटरी होती थी, पटरी आपका ले जाइए स्कूल में, सरकारी स्कूल में, और दवात से चमकाइए, उसी पर लिखिए, मिटाइए। कापी किताब नहीं हो, कापी नहीं मिलती थी कि आपका एक बार रख लिए लिख कर तो याद करते रहेंगे। पटरी पर लिखिए, लड़ाई होती थी तो पटरी क्या किया जाता था, पटरी पटरी मारा भी जाता था। तो अब तो जमाना गया, अब लड़ाई होती है तो पेन खो दीजिए। एक दिन बताया था कि ज़्यादा हो तो क्या करिए, पिन चुभो दीजिए। आपका पिनो ना चुभोइएगा भाई।
आपका, तो क्या क्या दिया जाएगा, फिर एक बार बैक होइए। अप अभिलेख पुस्तिका, एक हाजिरी बोर्ड दिया जाएगा। फिर आप कह सकते हैं जन्म, हाँ हाजिरी बोर्ड दिया जाएगा। जन्म मृत्यु का रजिस्टर दिया जाएगा। और तीनों चीज़ों के को रखेगा कहाँ, तो हाथ में लेकर तो घूमेगा नहीं दोनों हाथों में, तो एक चमड़े की पेटी यानी कि चमड़े का थैला बैग दिया जाएगा। और जब भी आए इन तीनों चीज़ों को उसमें क्या कर, हेलो, उसी बैग में रखे और बैग में रख के थाना लाए। देखिए, अभिलेख पुस्तक में अपराध की घटनाएं थाने के मुहर्रीर द्वारा लिखी जाएंगी। यानी कि इसका मतलब ये भी पूछा जाता है कि जो क्राइम रिकॉर्ड बुक दिया गया है आपका, कह सकते हैं कि ग्राम चौकीदार को, तो उसमें जो अपराध की घटनाएं हैं कौन लिखता है, अंडरलाइन कर लीजिए। तो थाने का मुहर्रीर, मुहर्रीर मतलब जो लेखक होता है, वाचक होता है, जो वह लिखेगा। इसमें वे रिपोर्टें लिखी जाती हैं। देखिए, इसमें वे रिपोर्टें लिखी जाती हैं जो चौकीदार थाने पर करेगा। और आपका चौकीदार को पुरस्कार क्या दिया गया, दंड क्या दिया गया, अच्छी सेवाओं का उल्लेख क्या किया गया, और आपका कह सकते हैं ये लिखा जाएगा। और उस पर थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा क्या लिखे जाएंगे, माने हस्ताक्षर किया जाएगा। और आपका कौन कौन सा गांव में तुम्हारे बैड करेक्टर वाले लोग हैं, हिस्ट्री सीटर कौन है, ये भी उस रिकॉर्ड बुक में क्या रहेगी, दर्ज रहेगी। तभी तो ग्राम चौकीदार भी उन पर क्या रखेगा, निगरानी, जानेगा तभी तो कि हमारे गांव में ये लोग हैं जो बैड करेक्टर वाले हैं, यानी कि बुरे चरित्र वाले। इसके बाद आपका 93, पुलिस के मार्गरक्षण कर्तव्य में सहायता, तो बता ही दिया गया है, जब भी पुलिस गांव में जाए तो गांव में पुलिस को मार्ग दिखाने का कार्य किसका होता है, ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदार का। ये किसमें है, 93 में। इसके बाद 94, जो शिविर लगते थे अधिकारियों की, उसकी चौकसी एवं पहरेदारी के हेतु चौकीदार के आपूर्ति के नियम, ये पूछ सकता है ये भी। देखिए, चौकीदारों की संख्या 2 से कम नहीं होगी। बड़े शिविरों में आपका अधिकतम 6 हो सकेगी। यानी कि जब भी कोई अधिकारी गांव में डेरा डाला, अब तो घर से ही डेरा डाल दे रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो डीएम एसपी सब होते थे, गांव गांव तहसीलदार घूमते थे, गांव में एक दो रात बिताते थे, गांव के लोगों की समस्याएं सुनते थे। अब तो घर बैठे ही समस्याएं सुन ले रहे हैं। यानी कि न्याय बुलाने पर न्याय घर जाकर प्रदान करिए, न्याय को अपने दरवाजे पर न बुलाइए। तो ऐसी दशा में पहले देखोगे कैंप लगता था, गांव के लोग अपनी शिकायतें जाकर करते थे। अब तो भाई आपका एसी में रहते हैं और यहीं से शिकायत का क्या कर देते हैं निपटारा। कहीं गांव में गए और मच्छर काट लिया डेंगू वाला, तो गांव वाले तो बच जाएंगे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर क्या है, ज़्यादा। और डीएम और एसपी साहब ऊपर पहुंच जाएंगे क्योंकि मिनरल वाटर जो पीते हैं, तो कहाँ आपका सुधार पाएगा। भाई ये है कि जिस परिस्थिति में जो व्यक्ति रहता है उस परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालता है। अब खूब ठंडा पड़े 50 - 50 डिग्री, उसमें भी लोग रह रहे हैं। खूब गर्मी पड़े उसमें भी रह रहे हैं, ये थोड़े कि नहीं रह रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर चले जाइए, -40 में भी तो हमारे सैनिक रह रहे हैं।
तो परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति अपने को ढालता है। तो यहाँ भी देखिए कम से कम 2 चौकीदार पहरेदारी करेंगे शिविर की, और अधिकतम कितना 6, ये याद रखना है। अब इस ड्यूटी पर कोई चौकीदार किसी सप्ताह में 2 दिन से अधिक समय अथवा एक समय में एक रात से अधिक समय तक सेवा नहीं करेगा। यानी कि एक ग्राम चौकीदार सप्ताह में कम से कम कितने दिन तक माने शिविर की पहरेदारी करेगा? 2 दिन। और रात में ड्यूटी लगानी हो तो 1 दिन। भाई क्यों? क्योंकि ये भी देखा जाए कि कहीं गांव में चोरी लूट डकैती न हो जाए। अगर आपकी ही सेवा ग्राम चौकीदार करेगा तो गांव में चौकी पहरा कौन देगा? तो ये भी देखना है। अगला, शिविर के पास के चौकीदारों को ही आपका बुलाना चाहिए, और आपका ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत कम गांवों में ही चौकी पहरा बंद हो, क्योंकि चोर उचक्के जैसे ही मौका पाएंगे कि चौकीदार गया है अधिकारी के पास शिविर की सुरक्षा करने, तो मौका पर क्या मार देंगे? चौका। तो मौका पर ही चौका मारा जाता है। हाँ, अब इसके बाद आपका भत्ता होता नहीं देखना है, आगे आ जाइए। आपका 95 चौकीदार द्वारा पुलिस प्रपत्र संख्या 44 पर संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट करना और चोरी गई संपत्ति की सूची बनाना। तो गांव में अपने मन कह सकते हैं कि अपने रिकॉर्ड में वह फार्म पर लिख ले संज्ञेय अपराध, और सामान कौन कौन सा चोरी हुआ है लिख ले, थाने पर पहुंचा दे, और फिर थाने में उसकी क्या हो? FIR। ये भी 96 महत्वपूर्ण है। ग्राम चौकीदार की नियुक्ति एवं सेवा मुक्ति, यहाँ क्वेश्चन आता है तो बता दीजिए ग्राम चौकीदार को अपॉइंट कौन करता है? DM। बर्खास्त कौन करता है? DM। कंट्रोल कौन करता है? DM। ग्राम चौकीदार अपने कार्यों के प्रति किसके प्रति जिम्मेदार होता है? DM। किसके अधीनस्थ होता है? DM। कौन दंड दे सकता है? DM। बस एक लाइन में समाप्त हो गया पैरा। कौन सा? 96। अब 96A, चौकीदारों के विरुद्ध सिविल या आपराधिक कार्यवाही दायर किए जाने पर राज्य के व्यय पर बचाव। यानी कि अगर कोई गांव का आदमी या बाहरी व्यक्ति ग्राम चौकीदार पर मुकदमा करता है, चाहे सिविल वाद लाता है या कोई आपराधिक वाद, तो राज्य सरकार अपने व्यय पर ग्राम चौकीदार का बचाव करेगी। यानी कि न्यायालय में जो भी खर्चा लगेगा, अधिवक्ता पैसा वैसा, ये कौन देगी? ग्राम चौकीदार की ओर से राज्य सरकार। इस प्रकार आपका ये भी पॉइंट समाप्त हुआ। तो रेस्ट ले लीजिए, तो IPC चलेगा भाई आपका। इसके बाद FIR कल दर्ज कराया जाएगा। CRPC कल पढ़ कराइएगा 154 से लेकर और आपका 176 थोड़ा नहीं, CRPC नहीं, जो अगला इसमें अध्याय चलेगा वह FIR और NCR का होगा, जो आपका पुलिस रेगुलेशन में चलेगा, और वह पूरी तरह किससे जुड़ा रहेगा? 154, 155, 156, 157 इत्यादि CRPC से। तो वहाँ CRPC भी हो जाएगी और क्या हो जाएगा? पैरा। तो रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तब IPC में भाई चोरी पढ़ाना